अगला टॉपिक हम लोग का होगा दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सुल्तान और उलमा। सुल्तान शब्द को हम लोग पहले में देख चुके हैं। अब पहले उलमा को स्पष्ट करेंगे कि उलमा शब्द का क्या अर्थ है और इस प्रशासन में इसका क्या उपयोग है। उलमा जो है वो अरबी के आलिम शब्द का बहुवचन है। अरबी के आलिम शब्द का बहुवचन, ठीक है। अब देखिए साहब, जहां तक आलिम शब्द का कि आलिम कौन थे, आलिम कौन, तो इसका जवाब ये होगा कि जिसे शरीयत का ज्ञान, उसी को आलिम बोलते हैं। और आलिम का बहुवचन क्या हो गया? उलमा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम इस पर आते हैं कि इस उलमा का क्या भूमिका थी, आखिर इनका इतना इंपॉर्टेंस क्यों था। क्यों दिल्ली सल्तनत में इनको इतना महत्व दिया जाता था, या दिल्ली सल्तनत के पूर्व में भी जो खिलाफत का दौर था या अन्य जगहों पे जो इस्लामी शासन था, वहां उलमा इतना महत्वपूर्ण क्यों होते चले गए और क्या इसके पीछे कारण था। तो इसका जब हम हल तलाश करना चाहते हैं कि उनकी भूमिका क्या थी, तो उनकी भूमिका का जो ये उत्तर मिलता है कि शासन इस्लामी नियमों के अनुरूप चल रहा है या नहीं, इसे देखना। ठीक है, मतलब इनकी उलमा की भूमिका क्या थी इस शासन में। तो इस शासन में यह भूमिका थी कि वो शासन इस्लामी नियमों के अनुरूप चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा है तो उसकी आलोचना करना, उसके अनुरूप चलने के लिए कहना, यह उलमा की भूमिका थी जो भी इस्लामी शासन था उसमें। अब देखिए अगला टॉपिक जो है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों। हर का आधार होना चाहिए कि उलमा को क्यों भाई अधिकार मिल गया कि वो देखे कि राजा शरीयत के अनुरूप शासन कर रहा है कि नहीं। तो इसका आधार ये है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्लाम धर्म में यह माना गया, बहुत गौर से सुनिएगा इसको, माना गया कि कुरान हर युग के लिए उपयुक्त है। यानी सिर्फ ये नहीं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही कुरान के मुताबिक शासन होगा, बल्कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक कुरान के अनुरूप शासन चलाया जा सकता है। ये इस्लाम धर्म में मानी हुई बात थी। परंतु कालांतर में, परंतु बाद में ये देखा गया, परंतु कालांतर में यह प्रासंगिक नहीं रहा, यह प्रासंगिक
नहीं रहा। तब क्या किया गया कि तब हदीस प्लस इज्मा प्लस कयास का सहारा लिया गया। ये तीन चीजों का सहारा लिया गया और इसमें उलेमाओं की भूमिका सर्वविदित। अब देखिए, टॉपिक हमने उठाया था, उस पर गौर कीजिए कि ठीक है, नियमों के अनुसार चले या नहीं, ये देखना काम था उलेमा का। भाई क्यों ऐसा, क्यों काहे देखेंगे? वो दूसरा भी देख सकते थे, शासक भी देख सकता था, आलिम ही क्यों देखेगा, या आलिम का समूह उलमा ही क्यों देखेगा? इसका जवाब हम इस रंग के लेखनी में हम देना चाहते हैं। उसमें यह था कि इस्लाम धर्म में यह माना जाता था कि इस्लामी नियमों के तहत शासन जो किया जाएगा उसके लिए एकमात्र साधन कुरान है, और कुरान हर दौर के लिए जो है उपयोगी है, प्रासंगिक है। लेकिन जब दौर बढ़ता चला गया, आगे समय बदलता चला गया, तो कुरान से सारे समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा था। जो नए नए प्रॉब्लम्स इकट्ठे हो रहे थे शासन में, उनका समाधान कुरान के आयतों के माध्यम से नहीं संभव था। तब कुरान के साथ साथ तीन और चीजों को शामिल किया गया। यहां से आपको समझना है। दूसरी चीज हदीस, तीसरी चीज इज्मा, और चौथा चीज कयास। कुरान में जो बातें थी स्पष्ट लिखी, बहुत होता उसमें मुफ्ती की जरूरत पड़ती, व्याख्या करने वाले का। पब्लिक खुद अगर गौर से पढ़ता तो उसको समझ में आ जाती बात। लेकिन हदीस, इज्मा और कयास, ये तीन चीजें ऐसी थी कि जिसके लिए व्याख्या की आवश्यकता थी। हदीस क्या था? तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उनके द्वारा जो कही गई बातें थी, तो जितनी समस्याएं उनके सामने आई दैनिक जीवन में, सभी का हल उन्होंने बताया, और वही हल हदीस में जो है वो लिखा गया। अब हदीस के साथ सबसे विडंबनापूर्ण बात यह है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में ये हदीसें नहीं लिखी गई, बल्कि उनके समय में सिर्फ समस्या का समाधान किया गया, यानी बोला गया कि पानी कैसे पिए तो ऐसे पिए, बुखार लग जाए तो क्या इलाज करें तो ऐसे इलाज करें। तो ये बात उन्होंने कह दी और सारी बातें सही हुई। अब बाद में चल करके जब खलीफाओं का दौर आया, अच्छा किसी व्यक्ति से बात कही, वो चला गया दूसरी जगह पर, एक जगह पर कोई था नहीं, तो अब हदीसों को कलेक्ट किया गया। उसमें गड़बड़ी यह हुई कि बहुत सारे गलत बातें भी शामिल कर ली गई हदीसों में। सभी हदीसें सही की सही हों, ये संभावना जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। उसके बाद हदीस जब है तो उसमें सही गलत हदीस भी है, जिसका पता कौन लगाएगा? तो इसके लिए आलिम चाहिए। अब कुरान और हदीस दोनों से वर्तमान समस्या का समाधान नहीं हो रहा, तब इज्मा की बारी आती है। इज्मा में क्या है कि जो आलिम है वो पूर्व के दृष्टांतों के आधार पर उसकी व्याख्या करेगा। ये सिर्फ उसे ये अधिकार है, और जब ये व्याख्या करता है तो
उसको मुज्तहिद कहा जाता है, ऐसे आलिम। और मान लीजिए कि इससे भी नहीं होता है तो अंत में कियास से काम लेना पड़ता है। कियास का अर्थ हुआ तर्क, लॉजिक। जब कुछ ना कुरान साबित कर रहा हो, ना हदीस साबित कर रहा हो, ना इज्मा से हल हो रहा हो, तो फिर तर्क के आधार पर उसके सही और गलत होने का फैसला किया जाता है। और यह काम भी आलिम ही कर सकता है, तर्क। तो इसलिए इस्लामिक लॉ के मुताबिक अगर शासन चलाना है तो उसके लिए आलिम या उलमा वर्ग का होना इसलिए जरूरी है। इसीलिए आलिम और वर्ग की भूमिका जो है वो इस्लामी शासन व्यवस्था में काफी बढ़ जाती है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न ये उठता है कि ऐसी परिस्थिति में क्या दिल्ली सल्तनत में उलेमा की भूमिका कैसी थी? ठीक है, अब इतना इसमें महत्वपूर्ण स्थान है वो आलिम का, उलेमा का, तो फिर दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में इनका क्या भूमिका था? तो इसका जवाब ये होगा कि बदली हुई परिस्थितियों में निम्न प्रकार से वर्णन किया जा सकता है। ठीक है ना? जिस तरीके से इसके पहले हम लोगों ने देखा कि खलीफा और सुल्तान में क्या संबंध था, तो वो बदले हुए परिस्थितियों के अनुसार बदल रहे थे। किसी ने उसके साथ अलग संबंध रखा, किसी ने अलग संबंध रखा। तो उलमा के साथ भी सुल्तानों ने यही काम किया कि हर सुल्तान के दौर में उलमाओं की स्थिति अलग होती रही। ऐसा नहीं है कि एक छत्र रूप से उलमाओं के प्रभुत्व को सभी लोगों ने मान लिया। तो उसको जहां जहां पे परिवर्तन हुए हैं परिस्थितियों में, तो उन परिस्थितियों का वर्णन कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा हम लोगों को। समान बात तो कही दिया, अगर इस्लामी शासन व्यवस्था है तो उसमें उलमा रहेगा। उलमा क्यों रहेगा? क्योंकि वो ये देखने के लिए कि शासन इस्लामी नियमों के अनुरूप हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो ठीक है, और नहीं हो रहा है तो आलोचना करेगा। तो इसका मतलब सुल्तान पर एक अंकुश था आलिम, ये उलमा। तो कि यह पूरा अंकुश सल्तनत काल में जारी रहा या कुछ इसमें परिवर्तन भी दिखाई पड़ते हैं? तो परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं, तो परिवर्तन दिखाई देंगे तो उससे साबित हो जाएगा कि वास्तव में साहब जो था, सैद्धांतिक रूप से तो उलमा वर्ग का महत्व इस्लाम में था, ये दिल्ली सल्तनत में था, लेकिन व्यवहारिक रूप से उलमा वर्ग का दिल्ली सल्तनत में कोई महत्व नहीं है। वो इसके उदाहरणों के तहत साबित हो। अब देखिए जैसे उसमें साबित किए थे, उसमें ये कि पहला चीज ये कि ऐबक से लेकर नासिरुद्दीन महमूद तक उलेमा का महत्व बना रहा। परंतु
बलबन के समय में उलेमा का महत्व कम हो गया। कैसे कम हो गया? तो दो कारणों से। नियाबत खुदाई और जिल्ले अल्लाह की उपाधि। तो देखिए, इस कंटेक्स्ट में हम क्या देखते हैं कि ऐबक से लेके नासरुल महमूद यानी 1206 से लेकर के 1266 तक उलमा का प्रभाव दिल्ली सल्तनत में बना रहा। सुल्तान जो भी काम करते थे पूछ कर करते थे कि बताइए कुरान के मुताबिक, हदीस के मुताबिक मेरा ये फैसला सही है कि गलत है। तो 6 से 66 कितने साल हुए? 60। तो 60 साल तक ये चलता रहा। लेकिन परिवर्तन आता है कब? जब बलबन शासक बनता है। और बलबन ने जो किंगशिप थ्योरी की घोषणा की, जो राजत्व के सिद्धांत घोषित किया, उसमें उलमा वर्ग की भूमिका को नकार दिया गया। क्यों नकारा गया? क्योंकि इल्तुतमिश के 30 वर्ष में जो उसके 5 उत्तराधिकारियों ने शासन किया, जिसमें उसके 4 पुरुष उत्तराधिकारी थे और 1 महिला उत्तराधिकारी थी, उसके कारण राजत्व में हानि हुई थी। जो अमीर वर्ग था, जो उलमा वर्ग था, उसका प्रभाव दिल्ली सल्तनत में बढ़ गया। परिणाम स्वरूप सुल्तान की शक्ति कमजोर हो गई और कमजोर होने के पीछे इल्तुतमिश द्वारा स्थापित चालीसा का दल या तुर्काने चिहलगानी दल, जिसका सदस्य बलबन खुद था। तो बलबन जब 1266 इसमें शासक बना तो उसने इस बात को महसूस किया कि जब तक तुर्काने चिहलगानी या चरगान या चालीसा दल अस्तित्व में रहेगा, तब तक सुल्तान की शक्ति जो है स्थापित नहीं होगी। इसलिए शासक बनते के साथ तुर्काने चिहलगानी को भंग कर दिया। इसी से सुल्तान की शक्ति नहीं बढ़ सकती थी, बल्कि उसने स्पष्ट राजत्व की नीति घोषित की। और राजत्व की नीति में क्या कहा कि उसने अपने आप को नियाबत खुदाई घोषित कर दिया। नियाबत खुदाई का अर्थ क्या हुआ कि ईश्वर का प्रतिनिधि और खुद को जिले अल्लाह कहा, ईश्वर का साया। मतलब इसका यह हुआ कि अब शासक का ईश्वर का से डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया। जब प्रतिनिधि है तो बीच में मिडिल मैन कौन होगा? तब उलमा का महत्व स्वयं समाप्त हो गया कि अब ईश्वर से हमारा प्रत्यक्ष संबंध हो गया है। अब आपसे हमें परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा पक्ष इसका यह था कि अब शासक के द्वारा लिए गए निर्णयों का विरोध ईश्वर के आदेशों का विरोध माना जाएगा। इस तरीके से राजत्व को सिर्फ इतना कह देने से काफी शक्ति मिली और उलमा वर्ग का प्रभाव जो है वो खत्म हो गया। अब देखिए आगे के जो अगला परिवर्तन हम लोग को देखने को मिलता है वो कहां? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। उलमाओं की
शक्ति को कम किया गया। कैसे हम बोल रहे हैं? तो काजी मुगीसुद्दीन के विवरण के आधार पर, है ना, काजी मुगीसुद्दीन व्याख्यान। ये बयाना का काजी था और सारे मौलवियों उलमाओं में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ। तो जब अलाउद्दीन शासक बना तो इसने बयाना के काजी को अपने दरबार में तलब किया, बुलाया और कुछ प्रश्न किए उसने काजी से कि हमारे राज्य में हिंदुओं की क्या स्थिति है। काजी ने कहा उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाए, उन्हें खूब मारा पीटा जाए और उससे खूब ज्यादा टैक्स वसूल किया। उसके बाद अलाउद्दीन ने काजी से पूछा कि देवगिरी से जो हमें धन प्राप्त हुआ उस पर किसका अधिकार हो? तो बोला कि ये सुल्तान जिस जैसे चाहे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से हिंदुओं पर कितना कर लगाया जाए और भी नाना प्रकार के प्रश्न किए गए। इसका जवाब उसने दिया। अलाउद्दीन को ठीक नहीं लगा जवाब। बोला कि अगर शरीयत ये कहती है तो हम इसको नहीं माने। और उसी पर उसने कहा था कि शरीयत में क्या उचित है क्या अनुचित है मैं नहीं जानता, राजहित में जो उचित होगा वही मैं करूंगा। तो यहां पर भी उलमा वर्ग के महत्व कम हुए। समान रूप से उलमा वर्ग का महत्व रहा, लेकिन ये कि एकदम उलमा वर्ग से साइन करा के ही सारी चीजें लागू होती थी, ऐसा नहीं, बल्कि सामान प्रक्रिया के तहत अगर उलमा परामर्श देता था तो ठीक था। अगर वो अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए, गलत इस्लामी इंटरप्रिटेशन करने के लिए कोई बात कहता था तो उलमा वर्ग की बात नहीं मानी जाती। अब देख लीजिए उसके बाद क्या, तो अलाउद्दीन का खत्म हो गया। फिर क्या आ गया भाई? तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इसके बारे में तो आपको पूर्व के क्लास में बता ही चुके हैं कि ये एक दुष्ट व्यक्ति था और इसको खुद इस्लामी नियमों से कोई सरोकार नहीं था और एक माबूर था। ऐसी परिस्थिति में इसके दरबार में उलमा वर्ग का महत्व होगा तो ये भी स्पष्ट है कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के दौर में भी उलमा वर्ग का कोई महत्व नहीं। लेकिन जब गियासुद्दीन तुगलक का दौर आया तो उसने उलमा वर्ग को महत्व दिया। मोहम्मद बिन तुगलक का दौर आया तो उसने उलमा वर्ग को महत्व दिया। क्यों? क्योंकि विद्रोह जो है वो दब जाए। जो तुगलक के दौर में विद्रोह हो रहा था, विद्रोह नहीं हो। और अंत में सैयद और लोदी का अगर काल देखते हैं तो उनके दौर में तो पैसा ही इतना खत्म हो गया था कि कोई उलमा वर्ग उसके दरबार में रहेगा ही। उलमा वर्ग को पैसा मिलेगा तब ना रहेगा भाई। तो उनके दरबार में तो धन की खुद अपने खर्च चलाना सैयदों और लोदियों को मुश्किल हो रहा। ऐसी परिस्थिति में जो था, इतना एग्जाम्पल्स जो है उचित है। अंत में निष्कर्ष के रूप में आप समझिए कि जो सुल्तान और उलमा वर्ग का जो संबंध था वो संबंध कोई अनिवार्य संबंध नहीं था। ऐसा नहीं था कि जो उलमा वर्ग कहे उसको सुल्तान जो है कार्यान्वित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से बाध्य, बल्कि जो परिपाटी प्रशासन की ली गई थी खिलाफत अब्बासिया से, उसके वजह से उलमा वर्ग दरबार में तो रहते थे, परामर्श तो देते थे, लेकिन भारतीय परिवेश में उतने महत्वपूर्ण नहीं थे कि उनका निर्णय बाध्यकारी हो जितना खिलाफत अब्बासिया के दौर में बाध्यकारी हुआ करता था। तो इस प्रकार सुल्तान और उलमा वर्ग के बीच भी संबंध भी अनिवार्य नहीं बल्कि ऐच्छिक।
अनिवार्य नहीं बल्कि एक्चुअल।